नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर हैं। नाज़रीन, कुछ चीज़ों की अहम बहस दोबारा शुरू हो गई है और ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, उसके अहम वज़रा अब इन सवालात को, इन बातों को उठा रहे हैं। वज़ारत दफ़ा यानी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ हैं, वज़ीर आपके मुशीर हैं वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह, और जो इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो इन इशूज़ को भी रेज़ कर रही है। और ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान में 18वीं आइनी तरमीम के बाद सूबों को गैर मामूली इख्तियारात हासिल हुए, जिसके नतीजे में वफाक बतरदीज कमज़ोर हुआ और कौमी सतह पर पॉलिसी साजी आमांगी और यकसा हुक्मरानी में मुश्किलात पैदा हुई। इस पस मंज़र में ये सवाल अहम हो गया कि आया 18वीं तरमीम में नज़रसानी की ज़रूरत है ताकि वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात का तवाज़न दोबारा कायम किया जा सके, ना कि मुकम्मल ख़ात्मा बल्कि इस्लाह। इस तनाजुर में कराची जैसे मेगा सिटी को, जो मुआशी हब और कौमी रेवेन्यू का बड़ा ज़रिया है, आइन के आर्टिकल्स के तहत किसी हद तक वफाक के इंतज़ामी किरदार में देने पर संजीदा बहस शुरू हो चुकी है। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी, इंतज़ामी दबाव और अखलाकी महरूमियों के पेश नज़र मज़ीद सूबों का क़याम नागुज़ीर होता जा रहा है ताकि बेहतर गवर्नेंस और वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम और अवामी मसाइल का मुकामी सतह पर हल मुमकिन हो जाए। इसी तरह NFC अवार्ड में तब्दीली अब एक कौमी ज़रूरत बन चुकी है और PFC जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, उसको फ़ाल करने की बहुत अशद ज़रूरत पैदा हो गई है। इसके साथ साथ इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के बगैर कोई भी इस्लाह कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जामे कानून साजी नागुज़ीर हो चुकी है। इन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ हम करा देते हैं। मेरे साथ हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब, सदर पीपल्स पार्टी सिंध, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब ख्वाजा इज़ारुल हसन साहब, रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा MQM पाकिस्तान। आपका भी बहुत शुक्रिया। और यकीनन इन गुफ्तगू के बाद जो कंक्लूजन लूँगा मैं, वो हमारे पास एक बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम बुखारी साहब, उनकी राय हम शामिल करेंगे। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, ये आवाज़ अब मुस्लिम लीग नून और उनके मरकज़ी लीडर्स की तरफ से आ रही है और ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया और इसी तरीके से राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। तो अब ये बताइए कि 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम या उसका ख़ात्मा कितनी ज़रूरत है? इसी तरह NFC को तब्दील करने की ज़रूरत है, PFC को फ़ाल करने की ज़रूरत है, बल्दियाती निज़ाम में मज़ीद क़वानीन यानी आइनी तरमीम करके इसको मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसी तरह मज़ीद सूबों की, मुल्क को इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत है। इस पे आप क्या कहते हैं सर? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप संजीदा मौज़ूआत पे बात करते हैं, खुशी होती है। दूसरी बात यह कि यह जिंदा सियासी निज़ाम की अलामत होती है कि उसमें डिबेट की जाए। हर आदमी और हर जमात को अपना राय बयान करना चाहिए, करने का हक़ है, उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। और यकीनन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जिसमें जो बातें आपने की हैं, अक्सर में आइनी तरमीम की ज़रूरत है, ये तब ही होंगी जब तमाम मुल्क का कंसेंसस होगा। और मैं ज़ाती तौर पर इब्तिदा में कह देना चाहता हूँ कि ये सारे सेंसिटिव मौजू हैं। जब तक खुली डिबेट, तवील खुली डिबेट के बाद तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खुले दिल से ये चीज़ न माने तो इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि कौमी विफाक जो है और सियासी ख्वाहिशात लोगों की, अवाम की और सूबों की, ये बहुत अहम है। अब मैं बारी बारी आता हूँ। पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में डेवोल्यूशन का निज़ाम काम नहीं कर रहा, हमें यह बात मानना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस करवाई और आज तक ये मुर्दा है। 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबों को बहुत सारे इख्तियारात अवाम ने मुंतकिल किए। हमने क्या किया, अवाम ने अपने लिए नीचे मुंतकिल किए और पीपल्स पार्टी को यकीनन क्रेडिट जाना चाहिए कि जरदारी साहब के ज़माने में ये बहुत बड़ा काम हुआ।
और उसके बाद जो है आगे जो पावर मुंतकिल होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुई है। इस बात की शदीद ज़रूरत है। सब पार्टियां ज़बानी तौर पे कहती हैं, मंशूर में लिखते हैं, कवानीन मौजूद हैं, कोई अमल नहीं होता, मुर्दा सा अमल होता है। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कोई नहीं है, हमें मान लेना चाहिए, और इसमें मैं भी कसूरवार हूँ और सब कसूरवार हैं। लिहाजा एक तो ये बहुत अहम है, चाहे हम आईनी तरमीम करें, चाहे हम कवानीन की तरमीम करें, असल बात तो है कि ज़हनी तौर पर हम तैयार हों, ज़हनी तौर पर हम तैयार हों कि पावर नीचे जानी चाहिए। ये इंतहाई लाजिम है। मैं जो सबसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि हमें इसको ठंडे दिल से सोचना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। और ये जो सूबे के जो मेंबर्स होते हैं या कौमी असम्बली के मेंबर होते हैं या वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों ने जो सोच लिया है कि हमारी पावर कम हो जाएगी, भाई हो जाए पावर कम, से क्या फ़र्क पड़ता है। जिनके पास पावर जा रही है वो भी तो इलेक्टेड ही होंगे ना, वो भी हमारे अपने ही है ना। पावर का डिस्पर्शन जो होता है ना, फैलाव जो है, जमहूरियत का हुस्न है। तो लिहाजा एक तो मैं इससे 100% मुत्तफिक। इसकी क्या शक्ल बनती है, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इसमें हमारे बल्दियाती निज़ाम बड़े कम्प्लेक्स बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में बना है। मेरी सरदारों से दरख्वास्त होगी जब जनिया निज़ाम बनाए इसको सिंपल करें। दूसरी बात है सूबों की। देखिए मैं तो सख्त हामी हूँ सूबाई मुख्तारी का, खुद मुख्तारी का। मैं ये समझता हूँ कि मजबूत सूबे मजबूत विफाक में ले जाते हैं, ये मैं इस तरह का हामी हूँ। और पाकिस्तान की सब नेशनैलिटीज़ हैं, हमारे लिंग्विस्टिक पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, हमारा नॉर्मल ये विफाक नहीं है। तो लिहाजा इसको सोच समझ कर छेड़ना चाहिए। बड़ी स्ट्रगल के बाद 18वीं तरमीम में बहुत बड़े फ़ायदे हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। मसलन मैं पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन जनेवा में था, चाइल्ड राइट्स पे हमने पाकिस्तान की रिपोर्ट पेश करनी थी। बार बार हमसे पूछते थे कि जी हर सूबा अलग बनाता है कानून, तो क्या कोई विफाकी निज़ाम नहीं है कि एक विफाक से हम पूछे। तो मैंने उनसे कहा भाई हमारा तो एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो गोया के मैं से कहना ये चाहता हूँ, बहुत सारे मामलात में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पॉपुलेशन में, इन्वायरमेंट में। आपको पता है मुस्तकबिल बहुत तारीख है इंसानियत का, और पाकिस्तान का भी सियासी लिहाज से नहीं, इन्वायरमेंट के लिहाज से जो तबाही हमारी हो रही हैं, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ में, ये महकमे सूबाई ही रहने चाहिए, लेकिन विफाक के सतह के ऊपर इनके अंदर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये गलती है 18वीं तरमीम में, इसमें कोई कबात नहीं है मानने में। एक और प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि विफाकी बजट जो है उसका गलबन 56-57% नहीं चला जाता है। आपको पता ही जो हमारी इनकम है। अब बात ये जो डेट सर्विसिंग है आपकी, जो हम बाहर देते हैं, उनमें से तो बहुत सारा पैसा जो सूबों ने इस्तेमाल किया हुआ है, या डिफेंस पूरे मुल्क का है। तो इस तरह की चीज़ों को बैठ के डिस्कस करने की ज़रूरत है बजाय लड़ाई करने के। एक चीज़ मैं आप और अर्ज़ करूँगा और फिर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। ये डिबेट इल्मी बुनियादों पे होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के मुरवजा असूलों के तहत होनी चाहिए। वो क्या होते हैं, अवाम की हुक्मरानी, और वो क्या होता है पब्लिक वेलफेयर और रूल ऑफ लॉ, उनके तहत होनी चाहिए। इसमें किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर ये वार्निंग, अगर कोई सूबा और सूबे के लोग किसी बात पे तैयार नहीं है, हमें कोई इम्पोज नहीं करना चाहिए। कोई वन यूनिट टाइप चीज़ या उसकी स्पिरिट को लाने से मुल्क का नुकसान होगा। थैंक यू। अच्छा सर, मैं ज़रा सा आपसे 30 सेकंड में, 1 मिनट में एक चीज़ क्लियर कर ज़रूर करना चाहूँगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया वो ख्वाजा आसिफ का बयान है। आपने कहा कंसेंसस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सर मैं यहाँ पर एज ए एक्सपर्ट्स भी हैं, आप मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट भी करते हैं, मैं 2 बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्लियर कट जवाब दीजिएगा सर। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद जो इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए? एक सवाल सर। और क्या 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम होनी चाहिए ताकि वफाक जो कमज़ोर हो गया है उसको बैलेंस किया जाए? इन 2 बातों का जवाब दीजिए सर, ताकि मैं आगे फिर सेनेटर अपने निसार अहमद साहब की तरफ जाऊं। जी ठीक है। मैंने थियोरेटिकली जो बात की उसमें दोनों का जवाब मौजूद था, मैं वाज़ेह कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सूबे की इकाइयाँ बड़ी हैं, और कुछ इकाइयाँ, मसलन मैं साउथ पंजाब का हूँ, मुझे तो अभी भी अपने इलाके में सुनना पड़ता है कि मतलब हमें हर काम में लाहौर देखना पड़ता है। मैं इस बात का सख्त हामी हूँ ज़ाती तौर पर भी, और हमारी पार्टी ने भी कुछ दबे लफ्ज़ों में मंशूर में लिखा था कि सूबे बनेंगे। खुल के लिखना चाहिए
और सूबे बनने चाहिए। मैं इसके हक में हूँ। पूरी दुनिया का निज़ाम इस तरह का है, जहाँ लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए वह सूबे भी बनने चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो आपने की कि 18वीं तरमीम मेरा ख्याल में 18वीं तरमीम में तरमीम किए बगैर भी आप इन मसाइल को हल कर सकते हैं। सिवाय कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म को अगर आप कंकरेंट लिस्ट पे ले जाएं, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को दे दें, तो बाकी सारी की सारी चीज़ें ठीक हैं। मेरा अपना ख्याल ये है वो कोऑर्डिनेशन कर लें। और प्रॉब्लम पैदा होगा फाइनेंस रिसोर्स के एलोकेशन का, क्योंकि उसमें क्लास लिखी हुई है कि अगला जो नेशनल फाइनेंस कमीशन आएगा वो पुराने से बेहतर होगा, ज़्यादा पैसा जाएगा। ये प्रॉब्लम होता है, उसका भी हल है। ठीक है। वो हल ये है कि बड़े बैठ के ये रिसोर्स एलोकेशन का जो फार्मूला है ना, फार्मूला उसको ठीक कर लें। ठीक है, मैं आता हूं जनाब सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब की तरफ। सेनेटर साहब, यही सवाल आपको लेके, क्योंकि आप जिस पार्टी के साथ आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, उसके दो बड़े अहम तरीन वजीर ने, और फिर एक इत्तेहादी आपके दूसरे जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है वो भी, अब 18वीं तरमीम के ख़ात्मे की बात कर रहे हैं, मज़ीद सूबों की बात कर रहे हैं, NFC की बात कर रहे हैं कि उसको बैलेंस किया जाए। NFC बैलेंस नहीं है। PFC के हवाले से उनका कहना है कि जी वो उसको फॉल किया जाए, फॉल नहीं है। और लोकल बॉडीज़ को जो इख्तियारात, ताकत और जो चीज़ मिलनी चाहिए इंतज़ामी, माली और सियासी, वो नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर मज़ीद कवानीन में तरमीम होनी चाहिए। क्या कहते हैं सर निसार खोड़ो साहब? साहब, आप पता नहीं क्या किस्सा लेके बैठ गए। देखें, NFC का 18वीं तरमीम के साथ कोई वास्ता नहीं है। 18वीं तरमीम ने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी है कि NFC अवार्ड जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो उसमें नहीं कर सकते, बढ़ाई जा सकती है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि पॉपुलेशन पाकिस्तान की बढ़ती रहती है, इसलिए अगर 5 साल में भी NFC ना आए तो उसको बढ़ाते रहना चाहिए, ना कि उसको कटौती करना चाहिए। NFC पहले अनाउंस हुआ था, 18वीं तरमीम बाद में आई थी। आपको याद होना चाहिए, 2008 की बात कर रहा हूं मैं। तो NFC का मसला 18वीं तरमीम के साथ नहीं है और इसको इस तरह से रखना चाहिए। दूसरी बात कि वफाक की कमजोरी, देखें, कोई जमाना था यहाँ पाकिस्तान में बहस चलता था कि वफाक को सिर्फ 4 महकमे होने चाहिए। एक फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। ये 4 महकमे पाकिस्तान की वफाक को होने चाहिए, बाकी सूबों को दिए जाने चाहिए। ये वो नहीं किया, उसमें बहुत सी बातें रह, वो पूरी तरह से सूबाई खुद मुख्तियारी नहीं दे सकते, क्योंकि मैं सूबाई खुद मुख्तियारी का हामी हूं, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं कि हाँ, वो सूबाई खुद मुख्तियारी मुकम्मल नहीं है। मैं मानता हूं इस चीज को कि सूबे अगर मजबूत हैं तो उसे वफाक ही मजबूत होगा। अब इस तरह से आप हर एक चीज को सिर्फ विशफुल थिंकिंग को मौजू बना रहे हैं, बहस का मौजू बना रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है कि विशफुल थिंकिंग को खामखा एक बहस में लाया जाए। सूबे बनाने की बात लिखा हुआ है, आइन में तरीकेकार लिखा हुआ है। आइन जो बना हुआ है 73 से चला आ रहा है, उस आइन के तहत सूबे बढ़ने की बात कर सकते हो अगर आपकी असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से किसी रेजोल्यूशन को पास करे और फिर वो कौमी असेंबली में जाए और कौमी असेंबली में भी पास करे, तो सूबा कहीं ना कहीं बन सकता है। इसमें कानून, इसमें आइन में साफ वाज़ेह तौर पर तरीकेकार लिखा हुआ है। अब जब तरीकेकार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सूबे बनने की बात यकसर मुस्तरद नहीं हुई आइन में, तो उसमें मौजू बहस बनाने की जरूरत नहीं है। रही बात लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट की प्रैक्टिकल चीज हो, प्रैक्टिस हो। ये पाकिस्तान का हर सूबा उसको अख्तियार दिया गया था कि जी लोकल गवर्नमेंट बनाए, लेकिन आपने खुद ही देख लिया कि सिर्फ एक सूबे में लोकल गवर्नमेंट कमजोर तरीके से ही सही लेकिन चल रही है और दूसरे सूबों में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। तो ये चीज है जो सूबे के हुकूमतों को महसूस करना चाहिए, सूबे के असेंबलियों को महसूस करना चाहिए कि ये बात मुनासिब नहीं है कि जी लोकल गवर्नमेंट न हो।
अभी जिस सूबे में नहीं है उस पर प्रेशर डालो कि जी वहां करे। क्यों नहीं हो रहा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट, क्यों नहीं हो रही केपी में गवर्नमेंट, बलूचिस्तान में केपी लोकल गवर्नमेंट हो सकती है। अब मैं कह सकता हूं कि ये सिंध में चाहे कमजोर सूरत ही सही, लेकिन पहले 2015 में, अभी 2022 में, जो भी है जैसे भी चला, लेकिन चला है। हमने पूरा टर्म पूरा कर 4 साल का अरसा उनको काम करने दिया। उसमें बहुत से नुक्स होंगे, उसको बेहतर किया जा सकता है, उसमें कानून में तरमीम भी की जा सकती है ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। इफेक्टिव बनाना सिर्फ एक सूबे की बात नहीं है, चारों सूबों में होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का बाकायदा 18वीं तरमीम में जिक्र है। ठीक है जी हाँ, तो इसलिए मैं उसको कैसे कहूंगा कि 18वीं तरमीम को खत्म कर लो। से कह रहे हो लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, दूसरी तरफ से कह रहे हो कि 18वीं तरमीम खत्म, तो फिर तो खत्म हो जाएगी बात। फिर हर एक की मर्जी है, न करे तो ना करे। ठीक है, मैं फिर आपकी ठीक है, मेरे 2 मेहमान और भी हैं। मैं ख्वाजा इजहार साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं और फिर कंक्लूजन लेके मैं सलीम बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा, ताकि तीनों को सुनने के बाद वो अपनी एक मुस्तनद राय हमें दे सकें। ख्वाजा इजहार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपकी पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है और इस इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से 2 अहम तरीन वुज़रा, जिनमें एक वज़ीर आज़म के मुशीर हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, जो कि बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, उनकी राय आई है कि 18वीं तरमीम का ख़ात्मा हो जाना चाहिए क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये वफाक को कमज़ोर कर रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि जी ये बहस भी अब सामने आ रही है कि अब सूबों को जहाँ खुद मुख्तारी की बात की जाती है वहाँ लोकल बॉडीज़ की मजबूती होनी चाहिए और पीएफसी मबजूत होनी चाहिए, एनएफसी में तब्दीली होनी चाहिए, आबादी, स्ट्रक्चर, एरिया और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि कहते हैं कि नाइंसाफ़ी है, उसको बेहतर होना चाहिए। इसी तरीके से एक बहुत अहम मसला है कि पाकिस्तान में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की ज़रूरत हो। आप इसको कैसे देखते हैं ख्वाजा इजहार साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन देखें, मसला ये है कि 18वीं तरमीम तो बेसिकली 100 से ज़ायद तरामीम का एक 18वां नंबर है। तो टेक्निकली ये हुर्फ आम में बात की जाती है 18वीं तरमीम, लेकिन 18वीं तरमीम के बहुत सारे जो जब हमने उसके ऊपर, हमारी भी पार्टी के 2 लोग सिग्नेटरी थे और उसमें ये कहा गया था कि मजबूत सूबे मजबूत विफाक की अलामत होंगे। अगर आपको याद हो, ये स्लोगन चला था पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, मजबूत सूबे तो हो गए लेकिन मजबूत विफाक नहीं हुआ, क्योंकि जब 18वीं तरमीम आई और एनएफसी आई तो हर नेशनल फाइनेंस कमीशन में आपने कहा जी हमारा बजट बढ़ाओ, में 10% बढ़ाओ, में 20% बढ़ाओ, और आखिरकार सूबे माला माल हो गए। यहाँ तक कि सूबों ने रियासत की शक्ल इख्तियार कर ली। मामूली सी मिसाल देता हूँ कि रेंजर्स की नोटिफिकेशन होनी है, हर 3 महीने बाद वाविला हो जाता है जनाब सिंध में, जी वो अभी होगा। 2 दिन तक आप लोग हेडलाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद रेंजर्स का नोटिफिकेशन हो जाता है। आगे चलें जी, सूबे मजबूत कैसे हो गए? बड़े से बड़ा हादसा हो जाए इस सूबे में या कहीं पे भी, अभी देखिए गुल प्लाजा हुआ, इससे पहले अर्शी सिनेमा हुआ, उससे पहले न्यू कराची हुआ, उससे पहले कोरंगी हुआ, उससे पहले नॉर्थ हैदराबाद में एक स्टोर जिला। आपको सबसे पहले बुलाना है पाकिस्तान रेंजर्स को, अफवाज पाकिस्तान को। सैलाब आ गया, बारिश हो गई, पाकिस्तान नेवी चाहिए आपको केपीटी के पंप चाहिए, आपको पोर्ट कासिम की मदद चाहिए। तो ये मजबूत सूबे माल से तो मजबूत हो गए, ये वुज़रा माल से तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन कराची तक कश्मीर, सिंध में रहने वाला, केपीके में रहने वाला, या साउथ पंजाब में रहने वाला, या बलूचिस्तान में रहने वाला गरीब से गरीब तर हो गया और जिंदगी की तजलील की हद तक, यानी उसका तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया कि वो जिंदा क्यों है। अब 18वीं तरमीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये पूछ रहे हैं ना वो ये हुकूमतों से, अच्छा ये बड़ा अजीब फलसफा है कि हमारे यहाँ तो जैसे भी है चल रहा है। हमारे यहाँ एक और फलसफा भी है, यार हमारे यहाँ तो 400 बच्चों को कुत्तों ने काटा है, पंजाब में तो 2000 बच्चों को कुत्तों ने काटा है, और वो पूरी दुनिया के कुत्ते मिला लें आप तो 2 लाख बच्चों को कुत्तों ने काटा है। अब हमारे यहाँ ये कंपैरिजन है, हमारे यहाँ कंपैरिजन है कि हमारे यहाँ सैलाब में कम लोग मरे, वहां देखिए कितने लोग मर गए।
अभी कहीं आग लग जाए मुल्क में, सबसे ज्यादा सिंध में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दुबई में सैलाब आया, सिंध में खुशी की लहर दौड़ गई, चलो भाई दुबई में सैलाब आ गया, मुर्तजा बाब रिजाइन करो, चीफ मिनिस्टर रिजाइन करो। मजाक बनाया हुआ है इख्तियारात के इर्तिकाज को। और ये जो वाकया हुआ है गुल प्लाजा वाला, इससे पहले ऐसे डॉक्टर साहब 2008 से लगा लें 12 वाकयात हुए हैं। 12 वाकयात में 12 कमेटियां बनी हैं, 12 कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को पेश की है, और सब ने ये कहा कि जनाब हमारे अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एनओसी भी दे देते हैं, इंस्पेक्शन भी नहीं करते, ये जितना इंडस्ट्रियल एरिया है वहां जाते हैं, पैसे लेते हैं। अरे भाई किस बात के पैसे लेते हो यार, तुम वहां जाकर सख्ती कराओ, तुम्हारा काम सख्ती करना है या नोट बनाना है। डीसी ऑफिस से लेकर, क्लर्क से लेकर, सिंध सेक्रेटरी से लेकर, पुलिस से लेकर, सिंध में हर जगह, खास तौर पे शहरी सिंध में पैसे बनाने के लिए यहां पर एक हमलावर झत्ता आ गया है। अब आप आ जाइए लोकल गवर्नमेंट की जो मिसालें हो रही हैं, भाई मैंने कौमी असेंबली में बिलावल साहब को मुखातिब करके कहा ना कि आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है 140A को। कहाँ है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन? आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात खत्म होते ही उसी तर्ज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंतखाबात करते ही उसी तर्ज पे लोकल गवर्नमेंट कराएंगे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ठुडे मार के इलेक्शन करवाया है, वरना तो कभी तारीख में नहीं हुआ। पंजाब में नहीं हुआ तो कोई बहुत अच्छी बात है, शर्म की बात है। इस्लामाबाद में नहीं हुआ, बहुत ही जिल्लत की बात है। अच्छा होता ये है कि ये काम गुजारी करके अपना जो है ना फाइल का पेट भरना है जिसको आप कहते हैं, वो तो हो जाता है। एंड रिजल्ट क्या है? हुक्मरान का मतलब क्या है? हुक्मरान और इख्तियारात का मतलब क्या है? कि भाई आपकी आवाम जो है बुनियादी सहूलियात, जीने और मरने की तमाम सहूलियात उसके पास मुहैया होनी चाहिए। आखिर बात यहां पर आप कराची से कश्मीर, जैकबाबाद, सेवन, कहीं की मिसाल ले लें, पीने का पानी कहीं नहीं है। यहाँ पर चलो भाई यहाँ तो एम्बुलेंस है, ये शहर किसी की राजधानी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इंटीरियर में खवातीन की डिलीवरी के लिए ठेले पे ले जाया जाता है उनको, यानी इतनी तजलील है। आदमी मुश्किल से लेके 3-3 किलोमीटर पानी भर के आती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुत्ते का काटा ही कर लें, आपको पता है पहले तो उस कुत्ते के काटे वाले बच्चे को कोई बिठाता नहीं ट्रांसपोर्ट में, फिर उसको वहां से ऑल टुगेदर वो जना अस्पताल आता है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लो, ये सब बातें करो, पता क्या कहेंगे आपको? ठीक है, गवर्नमेंट जाइए, गवर्नमेंट में देखे हमने कितना बेहतरीन इंतजाम किया। यानी कुत्ते के बच्चे को कुत्ते ने काटा है, वो गवर्नमेंट जाके लीवर ट्रांसप्लांट करा ले, उसको NIC में जाए, वो अपना हार्ट बदलवा ले। ठीक है गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। ठीक है। और ये मैं आगे बात करूंगा। मैं अब आता हूँ सलीम, मैं अब आऊँगा सलीम बुखारी साहब की तरफ। और सलीम बुखारी साहब, आपने तीनों की गुफ्तगू सुनी है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर इस पर आप अपनी राय दीजिए कि 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है, इससे कमज़ोर हो गया है आपका वफाक। लोग कहते हैं कि ये फेडरेशन नहीं कॉन्फेडरेशन बन गया है, और कॉन्फेडरेशन जो है वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह NFC है, बल्दियाती निज़ाम है और मज़ीद सूबे। कैसे ये देखते हैं सलीम बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, लेकिन आपने मेरे लिए मुश्किल ये पैदा कर दी कि ऐसे साहिब राय बिठाए हुए हैं आपने कि मेरी ना कोई औकात है इनके सामने बोलने की, ना कोई हिम्मत है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं जितनी भी मेरी बसात है उसके मुताबिक। पहली बात तो यह कि बहुत सारे मिसनोमर्स हैं जिनको क्लियर होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, आई एम ए विटनेस ऑफ हिस्ट्री, जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तो पाकिस्तान की हर जमात ने जश्न मनाया था उसके ऊपर। ये बिल्कुल ऐसे ही लगा था जैसे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तो कहा कि 30-40 साल की जो जद्दोजहद थी सूबाई खुद मुख्तारी की, वो 18वीं तरमीम में तय हो गई है। मैं इसका गवाह हूं। अब ये डिनाई करें कि जी हमने नहीं मनाया था वो जश्न, तो वो अलग बात है। अब आ जाए इसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शन कराने में कोई सूबा, कोई जमात बड़ी जो है वो आमादा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बराह रास्त अपने एक्सपीरियंस और अपनी गुफ्तगू के ऊपर बेस करके बताता हूं कि मैंने जिस चीफ मिनिस्टर से बात की, उनमें से कोई एक आधा नहीं होगा, उन सब ने कहा कि फाइनेंशियली और इख्तियारात के हवाले से हम पोस्ट ऑफिस बनना नहीं चाहते हैं। ये इस्तिलाह याद रखिएगा, दे डोंट वांट टू बी पोस्ट ऑफिस, कि उधर से पैसे आए वफाक से और वो आगे पकड़ा दें, वो कहते हैं हमें तो नहीं चाहिए। एक और मिसाल आप समझ जाइएगा ये मिसाल किसकी है। वो ये कि किसी ने कहा कि साफ पीने का पानी जो है इतने बड़े सूबे के लिए अगर आप ये कर दें तो क्या कमाल की बात हो जाएगी। उनका प्रोजेक्ट पर कॉस्ट कितनी है,
उन्होंने कहा जी कुछ 2.25 अरब के करीब लगेंगे। उन्होंने कहा तुम चाहते हो कि मैं 2.25 अरब रुपए जमीन के नीचे दबा दूं? नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। नहीं हुआ आज तक। तो इसलिए आप यहां देखें जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे सरफेस के ऊपर हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सूबों का मामला ये बहुत टिकलिश पॉइंट है। इसको आप 3-4 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जो एग्जिस्टिंग सूबे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कितनी कॉस्ट है उनकी। आप सूबे बनाते जाएंगे तो आपकी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि हर सूबे में सारा पैराफिनीलिया चाहिए। तो 4 तो आपसे चल नहीं रहे हैं, रोना पीटा सुबह से शाम तक सब मातम बिछी रहती है। आप 20-25 बनाने जा रहे हैं, ये मेरी कॉम्प्रीहेंशन से ही ऊपर है। असल बात यह है कि सूबों की बात इसलिए की जाती है कि लोकल बॉडीज नहीं करने, हमने इख्तियारात को हमने ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाने देना। जो मर्जी कर लें आप। जितने भी मॉडल इस्तेमाल हुए हैं या जितने भी हो सकते हैं, मेरे सामने सारी तस्वीर है। चाहे वो ज़ियाउल हक का नॉन पार्टी इलेक्शन था, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का नॉन पार्टी लोकल बॉडी इलेक्शन था, ये सब मिसालें मेरे सामने हैं। कुछ चल के नहीं दिया है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी बात यह है कि ये सूबों का मामला जो है, इसके लिए डिबेट करने के लिए जो फोरम है वहां पर यह डिबेट हो ही नहीं रही है। किसी किस्म की ऐसी डिबेट जिसका ताल्लुक ग्रास रूट लेवल पर लोगों से है या लोगों के बेनिफिट से है या उनके इख्तियारात से है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। दुनिया जहान के कानून पास हो रहे हैं, दुनिया जहान के इंटरनेशनल ओपिनियंस के ऊपर राय दी जा रही है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज हैं उनको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि 30-35 साल की जद्दोजहद के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम में मिली थी, उसको छेड़े बगैर भी उसके अंदर अपग्रेडेशन हो सकती है। नेशनल फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल निसार खोड़ो साहब ने कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है 18वीं तरमीम से, बट अगर है भी तो आबादी के एतबार से उसमें इंक्रीज या कमी तो खैर हो नहीं सकती, क्योंकि आबादी तो हर जगह बड़ी है, वो की जा सकती है। असल मामला यह है कि हम इसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ये जो 2 वज़रा के बयान आप हमें बता रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह, इज दैट ए गवर्नमेंट्स पॉलिसी? आप इनसे प्राइवेटली बात कर लें तो कुछ दूसरी बात करेंगे। बिल्कुल ये दरफुंतनियां छोड़ी जा रही हैं। जब तक हम दरफुंतनियां छोड़ते जाएंगे यही होता जाएगा। इख्तियारात का निचली सतह तक पहुंचाना किसी की प्रायोरिटी नहीं है, मैं आपको कन्विक्शन से कह रहा हूं। जी डॉक्टर रमेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा और फिर ब्रेक के बाद एक अहम इशूज़ पाऊंगा, और वो बहुत ही अहम इशू है क्योंकि कराची जो है वो मुआशी हब है और पाकिस्तान को के 85% से ज़्यादा रेवेन्यू, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, मैं तो 85% कहता हूँ, सिंध को रेवेन्यू देता है और मरकज़ को 65% रेवेन्यू देता है। लेकिन इस वक्त जो उसकी हालत है वो बदतरीन शहरों में शुमार होता है। और हम नहीं कह रहे हैं, EIU जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस और आपके यूनिट है, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी इदारा है, वो कराची को 173 में से 170 नंबर पर रख रहा है। इसका मतलब है सिर्फ 3 शहर कराची से वर्स्ट हैं, एक ढाका, एक तराबलस और एक दमिश्क। अब ये एक डिस्कशन भी आ रही है और मुतालबा भी है, और कराची के मुकामी लोग जो हर ज़बान के लोग रहते हैं, उनका भी, बिजनेसमैन ताजिर भी, कि कराची को अब या तो सूबा बनाओ या वफाक के हवाले करो। और ये इसमें आइन का जिक्र भी है 148, 149। तो आगे चल के अपने मेहमानों से पूछते हैं कि इसको कैसे देखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जैसे मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि इस वक्त जो कराची एक मौशी हब है और मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आकर आबाद होते हैं, रोज़गार कमाते हैं। इसके हालात आपके सामने भी हैं, और दुनिया की जो रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो दे रही है कि 3 सिर्फ शहर 173 में से वो आपके वर्स्ट हैं, जिनका नाम मैंने जिक्र किया, दमिश्क और ढाका और तराबलस, यानी कराची वहाँ खड़ा है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर सकता हूँ, लेकिन अब मुतालबा है, कई जगहों पर ये मीडिया में आ रहा है, ताजिर भी इसके बारे में कह रहे हैं, बिजनेसमैन भी कह रहे हैं, और भी मुकामी लोग भी कह रहे हैं कि जनाब कराची को बचाओ ताकि पाकिस्तान बचे। और इस सिलसिले में ये मुतालबा है कि इसको वफाक के हवाले किया जाए या सूबा बनाया जाए।
आप और आइन में इसकी गुंजाइश 148, 149 वो कहते हैं मौजूद है, मसलन जो आइन में चीज़ मौजूद है तो फिर ये हो सकता है, आप कैसे देखते हैं? थैंक यू। देखिए, एक तो है कि मसला क्या है और दूसरा उसका हल क्या है, बारी बारी ले लेते हैं। मुझे ये बात मानने में कोई कबाहत नहीं है कि हमारी हुकूमतों ने पिछले 78 साल में आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पे तवज्जो जितनी देनी चाहिए थी नहीं दी। उसी का इजहार कराची में है। पीने का पानी नहीं मिलता, मकामी इलाज नहीं मिलता और इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं है, सड़कें नहीं हैं वगैरह वगैरह, सबको पता ही है। और जो बड़े शहर हैं उनमें ज़्यादा मसला है और छोटे शहरों में भी कम बेश है। हर शहर गंदा है हमारा। ईरान में हम जाते हैं, साथ वाला मुल्क है, साफ़ सुथरा है। तुर्की साफ़ सुथरा है। हमारे यहाँ बहुत मिसमैनेजमेंट है, हमें मानना चाहिए इस बात को। हम रियलाइज़ करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब कराची का ख़ास सूरत हाल है, आबादी बहुत बड़ी है, वसाइल कम है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, सबकी है। मैं सिर्फ एक को नहीं लताड़ना चाहता, कम बेश पिशावर भी ऐसा है और भी बहुत सारे हमारे ऐसे ही हैं। इसमें हमें पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बात करनी चाहिए। हमारे शहर है। जहाँ तक इसका हल का है, देखिए, एक हल तो ये है कि इसकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। प्रोविंशियल विफाक अपना हिस्सा डाले उसकी इसलाह के लिए, सूबाई हुकूमत उसकी इसलाह के लिए अपना हिस्सा डाले और लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जो उसको एग्जीक्यूट करें। और बेहतर है तीनों मिल के बैठ के एक कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान बनाएं और उस पर अमल करें, जो मेरे ख्याल में नहीं है। अब मसला ये है कि क्या ये सूबा बनने से मसला हल हो जाएगा? तो फिर सवाल वही है कि बाकी सूबों ने क्या अपने मसले हल कर लिए कि हल कर लेगा? मेरा नहीं ख्याल कि सूबों ने अपने मसले हल किए हैं। केपी में आपको 2 जगह अस्पताल मिलते हैं सिर्फ पूरे केपी में, पेशावर में, एबटाबाद में। पेशावर से साउथ तक 400 मील के लोग मुल्तान इलाज कराते हैं पंजाब में, और पेशावर से लेकर चित्राल तक जो है ये किसी एक हुकूमत की नहीं, मैं सबकी बात करूँ, वहाँ अस्पताल नहीं है। और एबटाबाद से लेकर गिलगित की बॉर्डर तक अस्पताल नहीं है। देखिए, इसी तरीके से कराची के मसाइल भी हैं। तो सूबे भी हल नहीं कर सके तो अलग नया सूबा बना के क्या कर लेगा? अब रह गया ये कि क्या ये सूबा बन सकता है, बनना चाहिए? देखिए, चाहिए कि फैसला तो तवील है। बनेगा तब जब सिंध हुकूमत, सिंध की असम्बली और विफाक एग्री करेगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये लाइकली नहीं है। रेजिस्टेंस इतनी आएगी इस मसले के ऊपर, आपको मालूम है कि मैं ज़्यादा खोल के बात नहीं कर सकता। एक बहुत प्रॉब्लम होगा यहाँ। आइन में तो हल है। अभी एक फाजिल दोस्त ने कहा था कि आइन में तो गुंजाइश सूबे बनाने की, लेकिन एक अमल के बाद वो अमल बेसिकली पॉलिटिकल होता है, कंसेंसस डेवलप होता है। इंडिया में सूबे बनाना बहुत आसान है, हमारे आइन में बहुत डिफ़िकल्ट रखा गया। उसकी वजह है हमारी हिस्ट्री है सेंसिटिविटीज़ की। पंजाब की अपनी सेंसिटिविटी है, सिंध की अपनी सेंसिटिविटी है, बलूचिस्तान केपी की अपनी सेंसिटिविटी है। वो हमें उस विफाक को, उस ज़हनी हम आहंगी को कायम रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बनिस्बत सूबे बनाने के डिबेट होनी चाहिए, मसाइल डिस्कस करने चाहिए, इसमें क्या बात है। लेकिन मेरे ख्याल में ये लाइकली नहीं है। लाइकली ये है कि इसकी इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो आपने बयान कर दी, मैं रिपीट नहीं करता। और अब डिफाई इम्पॉर्टेंस भी बहुत अहम है। उनको देखकर और फिर ये है कि वो इंटरनेशनल जो कुव्वतें गल्फ में हैं या गल्फ की मार्केट बड़ी एडवांस हो गई है, उनका जो असर है उसकी रोशनी में तीनों बड़े, दैट मीन विफाक, सूबा और लोकल गवर्नमेंट मिल के इसका 5 साल, 20 साल, 50 साल मनसूबा बनाए और इस मोहब्बत से, प्यार से मिलजुल के इसको आगे ले जाए। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि 5-5 मिनट है मेरे पास, सबके पास। अच्छा सर, निसार अहमद खोड़ो साहब, जिन इश्यूज़ के ऊपर कराची को दुनिया का वर्स्ट तरीन शहर कहा गया है, उनमें तालीम है, सेहत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माहौलियात है, अमन व आमा है और गवर्नेंस है। तो सर, अब जो कराची को या तो सूबा बनाया जाए या इसको वफाक के हवाले किया जाए, क्योंकि सूबे सिंध कराची को वो ज़रूरियात नहीं दे पा रहा है जिसकी बुनियाद पर वो वर्स्ट तरीन शहर बनता जा रहा है। और जाहिर है ये मुआशी हब है, और अगर ये तबाह होता है तो पूरा पाकिस्तान लपेट में आता है। क्या कहते हैं सर? आपने कहा 5 मिनट है हम सब, इसलिए 3 मिनट आप
के बाद बचे 2 मिनट। अब वो 2 मिनट में कराची के मसले में हल करके कैसे बताऊं। लेकिन ये माफ कीजिएगा, ये 18वीं तरमीम के बाद कराची की सूरत-हाल खराब नहीं हुई। जब इस मुल्क में 1 यूनिट था तब भी कुत्ते काटते थे लोगों को। जब इसमें मुल्क में 1 यूनिट था तब भी पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। आप खामखा के बहस में पड़ गए हैं, जबरदस्ती हमसे बहस करवा रहे हैं। ये सेटल्ड इश्यूज हैं सूबाई खुद मुख्तारी का, ये कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड इशू है। हमने भाई लोगों ने जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया, लोगों ने दौलत का मुकाबला किया, ख्वाजा आसिफ साहब का क्यों नहीं मुकाबला कर सकेंगे? आप खामखा इसको बहस बना रहे हैं और बुरी बात है। ये पाकिस्तान वैसे ही कमजोर जमहूरियत है, आप उसको और कितना कमजोर करना चाहते हैं? ये क्या बहस है, ये क्या मौजू है? मेरे 2 मिनट पूरे हो गए। जनाब सेनेटर साहब, ये अब नहीं, अभी एक और बात भी, आपका टाइम है। आप मुझे ये बताइए कि जब कराची के मुकामी लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब उनको वफाक के हवाले किया जाए और 148 और 149 आइन में है, अभी आपने आइन का जिक्र किया सूबों के बनने के लिए कि सूबों के बनने का तरीका आइन में मौजूद है, तो वफाक को भी कंट्रोल करने का इख्तियार 148 149 देता है, क्या कहेंगे? अच्छा, आप करके दिखाएं, फिर देखते हैं क्या होता है। हम क्यों कर रहे हैं? ओह माय गॉड, धमकी दे रहे हैं सर आप तो। सिंध से तुम उसका दारुल हुकूमत छीन रहे हो। वेरी गुड। ये हमारी पसमानदगी की वजह से बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वफाक के हवाले कर दो। वेरी गुड। ये कोई आज का मौजू नहीं है, ये किसी जमाने में होता था वफाक के हवाले। ठीक है, खुद चले गए थे इस्लामाबाद। ठीक है, वो याद नहीं है आपको? ये इस्लामाबाद ठीक है, से नहीं था, पहले कराची था। ठीक है, और उसके बाद सब तो कराची सिंध के हवाले किया गया। आपको क्यों भूल जाती है तारीख? ठीक है सर, मैं जरा सा ख्वाजा इजहार साहब, ठीक है सर, आपका 5 मिनट हो गया सर। ख्वाजा इजहार साहब 5 मिनट आपके पास है, क्या कहते हैं? देखिए बात सुने, ये जो एक बात हो रही है ना सूबों की, मैं बड़े माजरत के साथ कह दूं, सूबे बनना ही पाकिस्तान को बचाना है। अब जो बात हो रही है कि जी 4 चल नहीं रहे, तो भाई 4 क्यों नहीं चल रहे? 4 सूबे हुकूमतें थोड़ी चला रही हैं, कुछ खानदान चला रहे हैं। जब आपके सूबे बनेंगे तो आप बताएं, मेरे सूबे में 70% तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर तनख्वाहों के हैं और एक स्कूल में 10-10 चपरासी हैं जो घरों में ड्यूटियां दे रहे हैं। आप ईमानदारी से रिकरिंग एक्सपेंडिचर को कम कर लें, आप मेरे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ खुदा की कसम, यही सूबा 2008 में इसका बजट था 260 अरब रुपए, इसी सूबे सिंध का बजट 2008 में। आज इस सूबे का बजट 3,500 अरब रुपए से ज्यादा है। ये फिर भी नहीं चल रहा। जब 260 अरब था ये फिर भी नहीं चल रहा था। तो प्रॉब्लम वसाइल में नहीं है, प्रॉब्लम उस सोच में है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन में है। अच्छा भाई, मुझे तो पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, चलो भाई सियालकोट चलते हैं, फैसलाबाद चलते हैं, साउथ पंजाब चलते हैं, चलो भाई एक मरियम नवाज, मैं तो वहां भी कायल हूं, जो कि पीपल्स पार्टी भी कायल है, पंजाब में सूबे बनने चाहिए। वहां तरक्की क्यों हो रही है भाई? क्या वजह है? लोग जगह तस्वीरें, सिंध के लोग जाकर वहां की तस्वीरें खींच के भेज रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि सूबे बनने के बाद आपके एक्सपेंडिचर्स डिवाइड होंगे, आपके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड होगा, आपका एनएफसी डिवाइड होगा। फाइनली पाकिस्तान में रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, चारों में बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।